रिवॉल्यूशन में अभी तक हम लोग क्या लिख रहे थे? इवेंट यानी घटना, नहीं। अब उसके बाद आइडिया है। तो आइडिया में हमने क्या देखा, निकल के आया था? बताओ क्या क्या निकल के आया था आइडिया में? इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम, फ्रैटर्निटी। तो ये निकल करके आया है ना। और तब क्रांति सफल हुआ, नहीं तो क्रांति सफल नहीं होगा। चाहे भी कोई भी रिवॉल्यूशन हो, क्रांति होता है तो उसमें ये चीज़ निकल के आता है। भारत के इंडिपेंडेंस की अगर बात करोगे तो वहाँ भी ये चीज़ निकल के आया, नहीं। फ्रैटर्निटी शब्द, भाईचारा। अब इतने सारे यहाँ पे वेरिएशन था हर चीज़ में, कास्ट से लेके धर्म, भाषा, बोली, विचार, सब कुछ में। तो जब तक लोग अपने आप को एक दूसरे को अपनापन नहीं समझेगा तब तक जो है एक हो ही नहीं सकता और वह अचीवमेंट नहीं हो सकता है। तो आइडिया में क्या निकल के आया था? तो सबसे पहले फ्रीडम, नहीं। तो फ्रांस की क्रांति में क्या कहा गया? सभी लोग आज़ाद है ना। उसके बाद क्या कहा गया? इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के नज़र में क्या है? सब समान है, कानून सब पे बराबर बराबर लागू हो। और उसके बाद फ्रैटर्निटी, नहीं, भाईचारा, ये चीज। और ये जो विचारधारा है, ये जो आइडिया है, ये सारा का सारा आइडिया जो है यूरोप से बाहर निकल के गया। क्या है? यूरोप से बाहर निकल गया। तो यहाँ तक हमने इसका चर्चा कर लिया था, नहीं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो महिलाओं की क्रांति। किसके बारे में पढ़ रहे थे? महिलाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं, नहीं, कि डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या भूमिका रहा। तो सबसे पहले आप फोटो देखिए कि एक महिला जो है किस तरह से घोड़े पे सवार है, कई सारी महिला उसके पीछे है, हाथ में देखिए क्या सब लिए हुआ है ना। तो इन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है। हेडिंग दे दो, वुमेन्स रिवॉल्यूशन। वुमेन्स रिवॉल्यूशन है। वुमेन्स रिवॉल्यूशन में पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मेंशन करो, अंडरलाइन करो कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। महिलाओं का बड़ा रोल था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी महिला, है ना। दूसरा पॉइंट, वो चाहती थी इवेंट्स विच बाउट, दूसरा पॉइंट सेकेंड नंबर लाइन में, सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंज इन द फ्रेंच सोसाइटी। इंपॉर्टेंट चेंज इन फ्रेंच सोसाइटी। ठीक। तो जब वहाँ पे क्रांति हुआ तो महिला ने क्या सोचा कि हम लोग के भी लाइफ में चाहिए होगा, हमारा भी समाज में क्या होगा? स्थान होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब फ्रांस की क्रांति हुई और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, तो कई सारे राइट्स महिलाओं को नहीं दिया गया, बहुत सारे अधिकार नहीं दिया गया, है ना। तो इसके लिए महिला ने क्या करेगा? आंदोलन जारी रखेगा, ठीक है। कई सारी महिलाएं जो है, नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करो, मोस्ट वुमेन, तीसरा नंबर लाइन, चौथे नंबर लाइन में, मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। क्या काम करती थी? कौन सा काम करती थी? तो लिखो उसके नीचे एरो देके, laundries, sold flowers, fruits, vegetable at the market. नेक्स्ट पॉइंट, एक लाइन छोड़ने के बाद,
Most women did not have access to education or job training. Next point. Only daughters of nobles or wealthier member of the third estates could study at the convent, after which their families arrange a marriage for them. Next point. Working women had also to care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for bread, and look after the children. और इसके वेजेज भी कम था। तो कई सारी महिलाओं का कंडीशन वहाँ पे क्या था, खराब था, सही नहीं था। इस तरह से क्रांति जब हुआ था उसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, बढ़िया से एकदम एक्टिव रही, है ना। तो जब संविधान बना तो इसने सोचा कि मेरा भी कंडीशन क्या होगा, सही होगा, मुझे भी वहाँ पे राइट्स मिलेगा, जिस तरह से मेरे को मिला है। लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ मेंशन नहीं किया गया था महिलाओं के। और वहाँ पे खासकर थर्ड स्टेट्स जानते हैं ना, तो थर्ड स्टेट्स की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर जो है कहाँ काम करती थी, बड़े बड़े लैंड ऑनर्स के घर में, तो लॉन्ड्री का काम करते थे, कभी फल बेचने का काम करते थे, सड़कों पे काम करते थे, और उसको तो पढ़ने लिखने का तो मौका ही नहीं मिलता था। थर्ड क्लास की महिलाओं को, थर्ड क्लास मीन्स के थर्ड स्टेट्स के क्लास की महिलाओं को पढ़ने लिखने का कोई राइट्स नहीं था। और महिला को पढ़ने लिखने का राइट्स था भी तो वो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास की महिलाओं को, और भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा पढ़ाया लिखाया और पढ़ाई कंप्लीट हुआ तो उसको भी शादी कर दिया जाता था। यानी कहने का मतलब महिलाओं का कंडीशन सही नहीं था, उस पर कंडीशन खराब था, है ना। क्या था, और सरकार से इसको उम्मीद था कि जो नई सरकार बनी थी उस सरकार से इसको उम्मीद था। और नई सरकार कौन सी सरकार बनी थी, नेशनल असेंबली वाली सरकार, याद करो शुरू में, नहीं तो नेशनल असेंबली वाली सरकार से इसको अपने कंडीशन में सुधार का उम्मीद था, लेकिन नहीं हुआ, है ना। अब इसके लिए महिला लोगों ने क्या किया, खुद का अपना पॉलिटिकल क्लब खोलना शुरू किया। याद करो कि जैकोबिन्स क्लब, ऐसे ही बहुत सारे क्लब्स आए थे, तो वैसे ही महिलाओं ने अपना क्लब खोलना शुरू किया। क्यों खोलना शुरू किया, क्योंकि महिला लोगों ने सोची कि मेरे बारे में तो कोई यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहा, तो हम लोग अपना खुद क्लब खोलेंगे, पॉलिटिकल क्लब, वहाँ पे हम चर्चा करेंगे, है ना, अपनी समस्याओं का समाधान लेकर के आएंगे। ठीक, अगर कोई मेल पर्सन के द्वारा फीमेल को कोई परेशान किया जाता था, उस समस्या का भी समाधान करवाएंगे। उसका खुद अपना न्यूज़पेपर हुआ करता था, क्योंकि महिलाओं के न्यूज़ को कौन छापेगा, कोई छाप नहीं सकता है ना। तो हमारा खुद का न्यूज़पेपर्स होगा, नहीं तो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ, अंडरलाइन करो, वुमेन्स क्लब, वहाँ लिखो वुमेन्स क्लब, सेकेंड पैराग्राफ में वुमेन्स क्लब लिखो। इन ऑर्डर टू डिस्कस, तो उस क्लब में क्या होता था, डिस्कस, किस चीज का डिस्कस एंड वोट देयर इंटरेस्ट। वुमेन स्टार्टेड देयर ऑन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। और लगभग कितने क्लब्स बनाए गए थे, 60। और उस 60 में एक खास क्लब था जिसका नाम क्या था, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी, नहीं तो उस लाइन को अंडरलाइन करो, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। और ये सारी समस्याओं का, है ना, ये जो मुद्दा जितना आता था, प्रॉब्लम्स आता था महिलाओं का, ये क्लब उठाता था और सरकार के सामने रखता था कि हमें भी वो चाहिए जो आपने मेल पर्सन को 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, है ना। और सरकार को लास्टली मानना पड़ा,
तो जो नई सरकार बनी थी वो सरकार जो है इसके डिमांड को क्या करना शुरू किया, एक्सेप्ट करना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ देयर मेन डिमांड, महिलाओं लोग का डिमांड क्या है? मेन डिमांड वॉज द वुमन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज द मेन। याद करो 1791 में संविधान बना था, 1791 में, और 1791 में वोट देने का राइट्स किसके पास था बताओ? मेल पर्सन्स को। और फीमेल को क्या बना दिया गया था? पैसिव सिटीजन्स बना दिया था ना। तो अब जो महिला है वो क्या कह रही है कि हमें भी वैसा ही राइट्स चाहिए, है ना, हमें भी वैसा ही राइट्स चाहिए जैसा मेल पर्सन को मिला हुआ है। वही तो लिखा हुआ है कि मेन डिमांड वाज द वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज द मेल। नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन रहने दो उसको, बस पढ़ लो। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड, कब डिसअपॉइंटेड हो गई थी? That the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens। क्यों ना हो भाई, जब पूरे फ्रांस के लोग आंदोलन कर रहे हैं, संविधान बनाने में बिजी है, तो घर की जिम्मेदारी किसके ऊपर में था बताओ? महिलाओं के ऊपर में। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो उसको कौन खिलाएगा? बुजुर्ग लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे काम नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चे हैं। तो जिम्मेदारी किसके ऊपर? घर की महिलाओं के ऊपर। तो घर की महिलाओं ने बड़े बड़े लोगों के यहाँ काम किया, झाड़ू पोछा लगाया, है ना, दुकान में जाते थे, लंबे लंबे कतार में लगने पड़ते थे, उसको प्रॉब्लम होता था नहीं। तो डायरेक्टली ना, लेकिन इनडायरेक्टली तो महिलाओं का भी तो उसमें सपोर्ट है ना। तो आप जब राजा से जब देश आज़ाद हुआ तो आपने सिर्फ मेल पर्सन को वहाँ पे राइट्स दे दिया, फीमेल को तो दिया नहीं। तो अब महिला लोग क्या कर रही है? क्रांति कर रही कि हमें भी वैसा ही चाहिए, है ना, क्योंकि मेरा भी पार्टिसिपेशन था, है ना, हमने भी मेहनत किया। तो वही कहता है दे डिमांड द राइट टू वोट। हालांकि कई सारे राइट्स मिला लेकिन पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिला। वेजेज, यानी कि अगर मेल पर्सन और फीमेल अगर दोनों काम अगर एक जगह पे कर रहे हैं तो मेल पर्सन को ज़्यादा पैसा मिलेगा और फीमेल को क्या मिलेगा? कम मिलेगा। आप क्या बना रहे हो? अब यहाँ पढ़ा रहे हैं तो इसको अभी पढ़ो ना, फिर उसको बाद में बनाना, फिर ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो दो राइट्स जो है महिलाओं को नहीं मिला, पॉलिटिकल राइट्स और दूसरा वेजेज। वेजेज का मतलब मजदूरी, कि अगर सेम काम सेम टाइम तक मेल भी किया और फीमेल भी किया तो मेल को ज़्यादा पैसा मिलेगा और फीमेल को कम पैसा मिलेगा। कई सारे राइट्स मिला लेकिन ये दो राइट्स नहीं मिला, और यही दो राइट्स जो है वो क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है हमें भी नेशनल असेंबली में जाने का मौका मिले, हम भी खड़े हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, दे डिमांड द राइट्स, तीसरे नंबर लाइन में है, दे डिमांड द राइट्स टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड द होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट रहने दो, आगे पढ़ लो, आगे अंडरलाइन नहीं करना। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंट द न्यू गवर्नमेंट। कौन है न्यू गवर्नमेंट? नेशनल असेंबली वाली सरकार, उसके सामने ये सारे कुछ रखे जा रहे हैं। तो सरकार को मजबूरी में क्या करना पड़ा? उसकी बात को सुनना पड़ा। सरकार ने कई सारे लॉ रेगुलेशंस लाए, उसके लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, है ना। तो देखो सरकार ने कुछ स्टेप उठाए, तो सरकार के द्वारा कौन सा स्टेप उठाया गया? तो यहाँ लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर में, स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, स्टेप टेकन बाय न्यू गवर्नमेंट। तो नई सरकार के द्वारा कौन कौन सा स्टेप उठाया गया? टेकन बाय गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप उठाए गए? तो आइए देखिए, पहला पॉइंट, फर्स्ट नंबर लाइन में कि गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज,
दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वुमेन्स। तो महिलाओं के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा कई सारे डिसीजंस लिए गए, रूल्स बनाए गए। क्या क्या पॉइंट आएगा इसमें? दूसरा पॉइंट, टुगेदर विथ द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या खोला गया? स्टेट लेवल पे स्कूल, और उसके लिए कंपल्सरी बना दिया गया कि सभी पढ़ाई लिखाई करेगा। पढ़ने लिखने से बंद हो गया, पढ़ने लिखने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। यहीं तक नहीं, अभी और है। तो और देखो क्या उसके लिए बनाया गया और नियम कानून। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर, है ना, फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, कि उसके पिता जो है ना, उसके मर्जी के खिलाफ उसको शादी नहीं कर सकता है। नहीं, हमारे समाज में तो होता है ना, हम जहाँ कहेंगे वही तुमको शादी करना होगा। नहीं, तो ऐसा रूल सब बनाया जा रहा है फ्रांस में कि लड़की को फोर्स आप नहीं दे सकते हो शादी करने के लिए, है ना। वो अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकता है ना, जिससे वो चाहता हो। आगे, मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, शादी को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, है ना, मन है तो चलो ठीक है भाई, हम दो आदमी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कागज पे, 10 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, और उसका नहीं मन करेगा दोनों आदमी अलग हो जाएंगे। ये भी सिस्टम। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। ये सिविल लॉ में इसको डाल दिया, जब मर्जी होगा तब हम लोग अलग हो जाएंगे। मतलब डाइवोर्स का भी कंडीशन यहाँ पे आ गया। जब दोनों को अच्छा लग रहा है तो दोनों क्या है, पास में आ गया। अब दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है तो दोनों दूर हो जाएगा। नहीं, एक समय कहेगा कि आप ही तो मेरे सब कुछ है, नहीं, और फिर बाद में कहेगा मेरा करम फूटा हुआ था कि हम तुमसे शादी कर लिए। नहीं, लड़का भी आरोप लगाएगा लड़की के ऊपर, और लड़की भी आरोप लगाएगा किसके ऊपर? लड़का के ऊपर। मतलब दोनों। नहीं, तो चलो भाई तो अलग हो जाते हैं। हाँ, तो ठीक है, तो अलग हो जाते हैं। नहीं, तो ये भी जो है वहाँ पे किया गया। मतलब ये सब पूरी तरह से वुमेन्स के लिए किया जा रहा है। जो पहले महिला को दबाया जा रहा था, अब महिला क्या होंगे? आज़ाद होंगे, है ना, फ्री होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने राइट्स को जानेंगे। ठीक है। डाइवोर्स वाज मेड इलीगल, है ना, डाइवोर्स को लाया गया और इसको लीगल बना दिया गया कि नहीं मन होगा तो हम नहीं रहेंगे, चलो भाई अलग हो जाते हैं। तो आज के समय में है कि नहीं है ना, आज के समय में डाइवोर्स वाज मेड इलीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ, दोनों कर सकता है, मेन एंड वुमेन, है ना। अब देखो महिलाएं जॉब भी कर सकती हैं। पहले महिला जॉब नहीं कर सकती थी, बहुत कम, 9 के बराबर। तो अब महिलाएं जॉब भी कर सकती है। कुड बिकम आर्टिस्ट एंड रन स्मॉल बिजनेस, और ये छोटे छोटे बिजनेस भी कर सकती है। क्या कर सकती है? छोटे छोटे बिजनेस भी कर सकती है। तो नई जो सरकार बनी तो महिलाओं को कुछ इस तरह से, है ना, क्या दिया? अधिकार दिया। देखो कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल जाता है ना, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल जाता है। जो चीज़ मिलता है ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और बड़े अच्छे से करना चाहिए। नहीं क्या? देखो अब इतना आसान नहीं है। देखो सर, महिलाओं को ये सब जो मिला ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिला और शायद अभी कुछ सालों तक नहीं मिलेगा इसको। नहीं, अभी कौन सा सेंचुरी आप पढ़ रहे हो? 18th सेंचुरी पढ़ रहे हो ना, जाकर के 20th सेंचुरी में इसको वोटिंग राइट्स मिलेगा। फिर भी महिलाओं का क्रांति नहीं रुकेगा। इतना अधिकार देने के बावजूद भी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर अब महिलाओं का तो क्रांति रुक जाना चाहिए, लेकिन नहीं रुका, है ना, नहीं रुका, जारी रहा, है ना। लास्ट में 1946 में फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट पहली बार मिला, और हमारे देश में कब मिला?
भारत में कब मिला वोटिंग राइट? तो जैसे ही संविधान बना, लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन सारे लोगों को मिल गया। और कब हमारे देश में संविधान लागू हुआ बताओ? 1950 में। चुनाव का हुआ 52 में। तो उसी समय से सारे लोगों को मिल गया, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, मतलब अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। पॉलिटिकल राइट्स के लिए महिला जो है कंटिन्यू जो है स्ट्रगल करती रही, और यहाँ तक कि रेन ऑफ टेरर के समय में पॉलिटिकल जो इसका क्लब था ना, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया महिलाओं का। रेन ऑफ टेरर किसके समय की बात कर रहा हूँ? जैकोबिन्स क्लब। हमें कौन लीड कर रहा था? मैक्सिमिलियन रॉबर्टसन। लेकिन महिला लोग फिर भी नहीं हार माने, वो जो है आगे बढ़ती रही। लास्ट पैराग्राफ में आओ। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स and equal wages continue through the next 200 years in many countries of the world। और इसी पैराग्राफ के सबसे लास्ट में आओ। It was finally in 1946 that women in France won the right to vote। और 1946 में महिलाओं को क्या हुआ? वोटिंग राइट्स मिला। आज आप लोग जो देखते हो, महिला लोग जो पढ़ाई लिखाई करती है, तो कहीं ना कहीं पास्ट में इसके लिए क्या किया गया है? सेक्रीफाइस कुछ महिलाओं के द्वारा किया गया, तभी जाके आज आप लोगों को राइट्स मिला है ना? चलिए, इसके लिए अच्छा हो गया। इसमें देखिए, एक महिला है जो अपना लाइफ खत्म कर दिया, है ना? स्ट्रगल करते करते इसको फांसी पे लटका दिया गया था, और उसका नाम है, उस महिला का जो रिवोल्यूशनरी वुमेन है, उसका नाम है ओलंपी दे गॉर्ज। इसके बारे में आप पढ़ लो, ठीक है? और कभी आएगा क्वेश्चन कि इसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, तो लिख देना, अंडरलाइन नहीं करो, नोट्स नहीं बनाना। अब बनाने का मन होगा तो बना लेना, मैं लाइन बता देता हूँ। ओलंपी द गॉर्ज वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्शन वुमेन इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस। महिलाओं की क्रांतिकारी महिलाओं में इस महिलाओं का नाम लिया जाता है ना, फ्रांस में। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन्स, यानी कि यह महिला जो है किसका विरोध कर रही है? 1791 में जो डिक्लेरेशन दिया गया था, और उस डिक्लेरेशन में किसका अधिकार था? मेल का। और क्या अधिकार था? जो कुछ पॉइंट आपको मैंने बताया था सोर्स सी में, नहीं? तो ये महिला क्या कह रही है कि जिस तरह से डिक्लेरेशन में मेल को राइट्स दिया गया, उसी तरह से महिलाओं को भी राइट्स मिलना चाहिए। तो 1791 में जो डिक्लेरेशन लिखा गया, उसका ये विरोध कर रही है ना? ये कह रही है कि वैसा ही राइट्स मेल पर्सन को मिला, तो वैसा ही राइट्स फीमेल को मिलना चाहिए, है ना? लिखता है सी रोट, अब उसके विरोध में ये भी लिखी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, है ना? और इसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स वुमेन एंड सिटीजन्स में महिलाओं को क्या क्या चाहिए, ये सब इसने लिखा, ठीक है? हो गया। फिर बाद में इस महिला को क्या करता है? देशद्रोह के चार्ज में, है ना, फांसी पे लटका दिया जाता है। तो ऐसा तो आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिला है, यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो महिलाओं का रिवॉल्यूशन हमने देखा, है ना? बाद में महिलाओं का रिवॉल्यूशन हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से महिला जो है क्रांति कर रही है, ये किस तरह से काम करती थी। फिर उसके बाद इसको राइट्स दिया गया, ठीक है? अब आइए देखिए, यहाँ पे एक फिगर है, फिगर नंबर 13, किस तरह से महिला जो है कतार में खड़ी है। बेकरी, बेकरी मतलब दुकान, और लोग जो है सामान भी नहीं दे रहे हैं, दुकानदार, ठीक है? अब आइए, अब हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? गुलाम, दास। क्या होता है? दास।
नौकर एक अलग होता है कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो स्लेवरी सिस्टम है ये बड़ा खतरनाक है ना। जो स्लेवरी है ये बड़ा खतरनाक है, स्लेवरी सिस्टम। और ये चीज़ आपको यूरोप में ही देखने को मिलता है। 14th सेंचुरी 13th सेंचुरी के आसपास से होता हुआ आता है। स्लेवरी सिस्टम क्या है तो देखो, राजा के समय में, सुनना ध्यान से, राजा के समय में ये बहुत ही हाई लेवल पे था स्लेवरी सिस्टम। दास यानी कि आदमी को खरीदना और बेचना, आदमी को खरीदना और बेचना को दास कहते थे। इसको कोई राइट्स नहीं। गुलामों को तो थोड़ा राइट्स मिलता भी है, लेकिन दास को तो बिल्कुल नहीं। जैसे आप गुलाम, किसी का गुलाम है तो आप घर जा सकते हो, आ सकते हो, अगर उसके यहाँ आपने काम किया तो कुछ पैसा भी दे सकता है आपको। लेकिन दास का तो मतलब ये हुआ कि आपको पैसा से वो खरीद लिया और 24 घंटे काम करवाएगा, खाना पीना दे या ना दे, आप उसी के लिए जिएंगे और उसी के लिए मरेंगे, है ना। तो वो दास होता है। और यूरोप और अफ्रीका में ये बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। तो जो राजा के समय में जो स्लेवरी सिस्टम था बहुत हाई था। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली वाली सरकार आई। तो यहाँ नेशनल असेंबली वाली सरकार कब आई थी बताओ? 1789 में 1789 में आई थी ना। तो यहाँ पे बस डिस्कस हो रहा था, लेकिन ऐसा कोई लॉज नहीं आया कि इस स्लेवरी सिस्टम को क्या करे, खत्म करे, क्या करे, खत्म करे। फिर उसके बाद किसकी आई सरकार? जैकोबिन्स क्लब की आई, यानी कन्वेंशन की आई। किसकी आई? कन्वेंशन की आई। तो कन्वेंशन में क्या हुआ? अच्छा बताओ, अब कन्वेंशन में स्लेवरी सिस्टम को इंड किया गया। क्या किया गया? इंड किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जैकोबिन्स क्लब में मेंबर कौन है बताओ? लेस प्रॉस्पेरस लोग हैं। जैकोबिन्स क्लब का मेंबर कौन है बताओ? लेस प्रॉस्पेरस लोग। और जैकोबिन्स सरकार बनी, यानी गरीब लोगों का सरकार बना, और गरीब लोगों को ही दास बनाया जाता है। तो क्या ऐसी सरकार दास सिस्टम को रखेगा? नहीं ना रखेगा। तो इसलिए इस समय में क्या हुआ? खत्म हो गया। फिर उसके बाद कौन आता है? फिर उसके बाद नेपोलियन आता है, और नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस कर देता है। क्या करता है? यहाँ तो खत्म हो गया, और फिर स्लेवरी सिस्टम को यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। और ये मोनार्की को एस्टैब्लिश करता है ना, यहाँ पे मोनार्की को एस्टैब्लिश करता है। फाइनली 1848 में 1848 में स्लेवरी सिस्टम खत्म हो जाता है। 1848 में, है ना, 1848। तो ये दौर है। पहले राजा, तो राजा काम नहीं करता, ये सेकंड क्लास के लोग हैं। राजा नहीं, फर्स्ट क्लास में कलर्जी लोग काम नहीं करेगा, तो कौन काम करेगा? दास काम करेगा। इसलिए राम पीक पे था। नेशनल असेंबली की सरकार आई तो सोचा कि खत्म करे, लेकिन ऐसा कोई नियम कानून नहीं बन पाया, है ना। तो यहाँ पे बस चर्चा ही हुआ। फिर जैकोबिन्स की सरकार आई, तो गरीब की सरकार है और गरीब लोगों को ही दास बनाया जाता है, तो यहाँ पे खत्म कर दिया गया। फिर नेपोलियन आया। कैसे आया पता है ना? कैसे आया? डायरेक्टरी और काउंसिल के बीच में क्या होता था? झगड़ा। तो उसी का फायदा उठा के नेपोलियंस आता, और फिर नेपोलियंस फ्रांस में राजतंत्र लेके आता, मोनार्की लेके आता। लेकिन ऐसा वाला मोनार्की नहीं रहता है, मतलब इसका अच्छा वाला मोनार्की रहता है, अच्छा काम भी करता है, लेकिन रीइंट्रोड्यूस कर देता है किसका? स्लेवरी का। क्योंकि ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, है ना, इंट्रोड्यूस कर देता है। फिर जो है 1848 में फाइनली फ्रांस में क्या होता है? स्लेवरी सिस्टम खत्म। तो इसी चीज को हमें पढ़ना है इसमें। है स्लेवरी, दास व्यापार कैसे होता था? देखो मैं बताता हूँ। ये है आपको, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये यहाँ पे आप यूरोप देखो,
यहाँ पे थोड़ा आप यूरोप देखो, यहाँ पे अफ्रीका देखो, क्या देखो, अफ्रीका। और आपको तो पता है अफ्रीका को पूरी तरह से बांट लिया गया था, पूरे यूरोप के लोग, है ना, पूरे यूरोप के जितने भी देश है वो सब अफ्रीका को बांट लिया। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्राइब्स लोग हैं, है ना। और देखो ये जितना यूरोपियंस लोग हैं ना, जब समुद्री रास्ते की खोज हुई, है ना, और देश दुनिया में खोजा गया, तो ट्रेड के लिए होड़ लग गया और आपस में एक दूसरे में हमेशा लड़ाई हो रहा था, है ना। दुनिया के हर जगह पे कब्जा कर रहा था। तो यूरोप के सारे देश का व्यापार हर क्षेत्र में था, इधर अमेरिका है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, हर जगह। अब ये यूरोपियंस लोग तो काम करेगा नहीं है, गोरे लोग काम करता नहीं था, एनर्जी था नहीं, थका हुआ रहता था, थक जाता था जल्दी। अब धूप इधर तो है नहीं, तो धूप में काम नहीं करता। और ये सब जो एरिया है, ये सब जो एरिया है, ये सब जो एरिया आप देखोगे, ये साउथ अमेरिका है, ये सब जो एरिया है इक्वेटर के आसपास में, किसमें है, इक्वेटर में, धूप वाले एरिया में। आज धूप वाले एरिया में सब काम करेगा नहीं, तुरंत थक जाएगा, तो किससे काम करवाएगा, किससे काम करवाएगा। और इसका कब्जा यहाँ भी है, इसका कब्जा यहाँ भी है यूरोपियंस का। तो ये लोग क्या करता था कि यहाँ से क्या करता, यहाँ पे आता अफ्रीका, यहाँ के व्यापारी लोग, ट्रेडर्स लोग, कहाँ था, अफ्रीका। और अफ्रीका में यहाँ से दास को खरीदता, ट्राइब्स दास, है ना। तो ट्राइब्स लोगों को खरीद लेता। अच्छा, किससे खरीदता, किससे खरीदता, खड़ा हो तुम, बुआ खड़ा हो। मैंने यहाँ पे कुछ मैप बनाया है, बताओ तो अफ्रीका कंटिनेंट कौन है, इधर आओ। अब यहाँ पे बताओ अफ्रीका कंटिनेंट कौन है, हाँ अफ्रीका कंटिनेंट कौन है, और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका कौन, जी मैंने क्या लाइन किया था, हाँ ये मैंने क्या लाइन किया था, कहाँ से कहा, साउथ अफ्रीका, ध्यान दिया तो यहाँ पे जो चीफ रहा करता था, लोकल चीफ, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट करता। और लोकल चीफ क्या करता कि जो ट्राइब्स वगैरह था उसको क्या लेके आता, अपने पास रखता, और यहाँ के व्यापारी लोग आता और इससे खरीदता। अच्छा, अब यहाँ के जो ट्रेडर्स है, व्यापारी है, तो उसका बिजनेस कहाँ कहाँ था, तो कुछ का इस एरिया में था, कुछ का इस एरिया में था, कुछ यहाँ पे आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड्स है, इस एरिया में आइलैंड्स है ना, पूरे इस एरिया में था, मतलब फैला हुआ था। तो यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से खड़ा, और इस रास्ते, अब देखो ये अटलांटिक ओशियन है, क्या है, अटलांटिक ओशियन। अब अटलांटिक ओशियन अब जहाज में भर दिया, अब 3-4 महीना लगता था उसको जाने में। अब क्या हो गया, यहाँ से उठाया और इस एरिया में जहाँ जहाँ उसका व्यापार था वहाँ वहाँ उसको उतारते चला गया। फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ उतार दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ उतार दिया, है ना। ऐसे ही क्या कर रहा था, वो ट्रेड कर रहा था। और फिर यहाँ सब पे काम करवाता, क्या करवाता, काम करवाता, प्लांटेशन में भेज देता था, काम करवाता। और काम करवाने पर जो भी प्रॉफिट होता, ये जो ट्रेडर्स, यहाँ के जो ट्रेडर्स है, अपने देश में पैसा भेज देता। यानी ये ट्रायंगल, है ना, ट्रेड होता था। यहाँ से यहाँ आता, किसको खरीदता, स्लेव को खरीदता, और रास्ते में जितना भी एरिया था उसमें छोड़ते हुए आगे बढ़ता। और इस एरिया में जितना भी फायदा होता, वो सारा पैसा कहाँ ले जाता, अपने देश में। तभी तो यूरोप इतना अमीर बन गया। नहीं, यूरोप इतना अमीर कैसे बन गया, कई साल पहले से वो इस सब तरह की चीज को करते आ रहा था। एक ट्रायंगल ट्रेड था, व्यापार था, किसका, स्लेव का, है ना, दास का
नेपाल इस तरह से होता था। क्यों होता था? बस काम करवाने के लिए, क्योंकि ये सब इक्वेटोरियल जोन में आता है। इक्वेटोरियल जोन में ये सब लोग काम कर ही नहीं सकता है, एनर्जी इसको रहने नहीं करेगा, है ना। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स। यहाँ ये लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, यहाँ पे ऊपर में लिख लो, सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर में लिखो जहाँ खाली जगह है, सबसे पहले लिखो किंग। किंग ऐसे ही पॉइंट बनाना, ऐसे ही बना देना किंग। और किंग के नीचे लिख लो स्लेवरी वाज प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा था। किंग के नीचे लिख लो स्लेवरी वाज प्रोमिनेंट, लिख लिया। फिर आए किंग के सामने ऐसे डैश दो, ऐसे डैश दो। फिर लिखो नेशनल असेंबली 1789 लिखो। फिर इसके नीचे लिखो, इसके नीचे एरो जगह पे लिखो डिस्कस। मतलब स्लेवरी सिस्टम पे क्या करना है? डिस्कस। बस डिस्कस ही हुआ, कोई नियम कानून नहीं बना, ठीक है। तो इसके नीचे लिखो डिस्कस। तो स्लेवरी पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्कस। फिर उसके बाद ऐसे एरो आगे दो, जैकोबियंस क्लब, स्लेवरी एबॉलिश, यहाँ लिख दो स्लेवरी एबॉलिश या इन, स्लेवरी एबॉलिश या इन, या इन, हो गया। फिर आगे लिखो नेपोलियन, ऐसे डैश लेके नेपोलियन, नेपोलियन, और नेपोलियन के नीचे लिखो री इंट्रोड्यूस। स्लेवरी को क्या किया? री इंट्रोड्यूस किया, री इंट्रोड्यूस, ब्रैकेट में लिख देना स्लेवरी। और फिर आगे ऐसे दो, नेपोलियन के आगे ऐसे एरो, और फिर लिखो 1848 स्लेवरी कंप्लीटेड इन। स्लेवरी क्या हो गया? पूरी तरह से खत्म फ्रांस में 1848 में। चलो अब स्टार्ट लगाओ और लिखना शुरू करो। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन्स regime was the abolition of slavery in French colonies. French colonies. दूसरा पॉइंट, द कॉलोनीज इन द कैरेबियंस। कैरेबियंस का मतलब क्या होता है? देखो ये वाला पूरी एरिया कैरेबियंस एरिया होता है, कैरेबियाई। यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। यहाँ भी वेस्ट इंडीज का नाम सुने? वेस्ट इंडीज वो यहीं पे है, वेस्ट इंडीज क्रिस गेल यहीं का है। वो कोई देश नहीं है, कई सारे आइलैंड्स हैं, है ना। चलो तो बस इस लाइन को कंप्लीट कर देते हैं। कैरेबियंस, द कॉलोनीज इन द कैरेबियंस, मार्टिन क्यू ग्यूडे ल्यूपे, ये नाम है उसका, एंड सैन डोमिंगो वर द इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. एरो देख के लिखना कॉपी में, बट the Europeans to go and work in distance and unfamiliar land meant a shortage of labor. अब इस एरिया में उसका प्लांटेशन था, बट लेबर क्या हो गया था कम, इसलिए अब क्या करवाना शुरू करेगा?
आगे अंडरलाइन करो। नेक्स्ट पॉइंट, तब वो क्या करेगा, सो दिस वाज मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। देखो ना, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए लेबर कम गया है ना। पहले यूरोपियंस लोग ही काम करते थे, लेकिन अब वो नहीं कर रहे हैं, अब शॉर्टेज हो गया लेबर। तब यहाँ के व्यापारी लोगों ने क्या किया, यहाँ से इसको खरीदना शुरू किया। नहीं, और यूरोप के कुछ ऐसे बंदरगाह है, डॉकयार्ड है, पोर्ट है जो एकदम बड़ा फेमस हो गया है। यहाँ से लोग यहाँ आते थे, और इस पोर्ट से यहाँ आते थे, फिर यहाँ से यहाँ आते थे। रहने दो, इसको कल करेंगे, ठीक है। इससे आगे डायरी में लिख लो, डू फेयर एंड लर्न, टॉपिक लिख लेना।